Hello students. So CBSE 10th standard students, I am going to explain you the next lesson of your economics textbook, and the name of the lesson is Sectors of Indian Economy. See, people, they are engaged in various economic activities. सब लोग कुछ ना कुछ तो काम करते ही हैं ना, to earn their livelihood. So everybody is engaged in economic activities. It may be either goods or service sector. Okay, या तो goods कुछ सामान बेच रहे होंगे और या तो वो कुछ सर्विस दे रहे होंगे, ठीक है. And we can group them in three categories. The first is primary sector, secondary sector, and the third is tertiary sector. What is primary sector now? See, it covers the activities that are undertaken by using natural resources. यानी इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं जो कि हम नेचर से ले रहे हैं. जैसे अ पर्सन गोज़ फॉर फिशिंग, जा रहा है समुद्र में जाएगा फिशिंग करने, पानी में जाएगा वो, ठीक है. या तो फिर इफ़ द फार्मर इज़ डूइंग एग्रीकल्चर, कुछ उससे उगा रहा है क्रॉप्स वगैरह. या तो फिर डेयरी है, डेयरी भी डेयरी प्रोडक्ट्स एनिमल्स से ही मिलेंगे हमें. या तो फॉरेस्ट्री का वो कोई काम करता है. यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ आ गई जिसको वो सब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके करते हैं. जैसे फार्मिंग हो गई, डेयरी हो गई, फिशिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई. तो ये सब किस में आ गए? एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर या जिसे हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा लेके और हम अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं. फार्मिंग वगैरह उसी में आ जाती है, तो उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर. ना दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में कैसी एक्टिविटीज़ आती हैं? जब हम उन्हीं नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम चेंज कर देते हैं, दूसरे फॉर्म में हम उसको चेंज कर देते हैं, तो उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी सेक्टर. अभी जैसे खेत में क्या उगता है? शुगर केन. शुगर केन को फैक्ट्रीज़ में ले गए, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? शुगर में कन्वर्ट कर दिया. या जैगरी, गुड़ में उसको कन्वर्ट कर दिया. तो मशीनरी के थ्रू हमने वो काम किया, ठीक है. तो हमने लिया सब किससे? प्राइमरी सेक्टर से लिया. प्राइमरी सेक्टर कहाँ से ले रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट ले रहा है. और सेकेंडरी क्या करता है? उसी प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को क्या करता है? उसको चेंज कर देता है, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है. अब मान लीजिए टमाटोज फार्मर्स ने बहुत सारे उगा लिए, ठीक. अभी इतना प्रोड्यूस होने के बाद सारा उसका टमाटोज एक साथ अगर फैक्ट्री में जाता है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? उस टमाटो को आइदर ही विल कन्वर्ट इट इन प्यूरी में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम पूरे साल भर खा सकते हैं कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल के. या तो उसको सॉस में कन्वर्ट कर देगा, आइदर ही विल मेक टमाटो पाउडर बनाएगा. तो कुछ भी प्रोडक्ट वो उसको यूज़ करेगा, यानी वो उसको प्रिजर्व करके पूरे साल भर के लिए रख लेता है. तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? इन्हीं नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो हमने प्राइमरी सेक्टर से लिए थे, फार्मिंग से लिए थे, उसको ही कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे फॉर्म में. तो उसको हम क्या कह देते हैं? सेकेंडरी सेक्टर. तो कई बार तो लोग कुछ घरों में भी ये सब पाउडर्स वगैरह का आजकल काम करते हैं ताकि पूरे साल भर वो सेल कर सकें. तो इसको हम क्या कह देते हैं? सेकेंडरी सेक्टर. या इसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि सारा प्रोड्यूस, सारा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है? फैक्ट्री में जा रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल हमने दे दिया. अब जैसे ब्रेड भी बनता है, तो किससे बनेगा? व्हीट फ्लावर से बनेगा. तो उसको भी ब्रेड में कन्वर्ट करने के लिए लाना तो गेहूँ तो किसान से ही लेके आना पड़ेगा ना. चाहे फिर उसको मैदा करे, फाइन रिफाइन करे, वो कुछ भी करे, पर लाना उसको प्राइमरी से ही पड़ता है. तो ये था सेकेंडरी सेक्टर. उसमें कैसी एक्टिविटीज़ आती हैं? दैट कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इन द अदर फॉर्म. दूसरे फॉर्म में उसको हम चेंज करके यूज़ करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर. ना थर्ड
तीसरा कौन सा आ जाता है, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में कैसी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि अभी आपने देखा प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, ये दोनों एक्टिविटीज़ हो गई। अब इनके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? भाई आपने अब शुगर केन ले लिया, अब उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम है ना, तो ट्रांसपोर्ट चाहिए हमको, और फिर वहाँ तक पहुँचा के फिर वापस से शुगर में कन्वर्ट होके हमको मार्केट भी चाहिए। मार्केट के लिए, बेचने के लिए फिर जो पैसा मिलेगा कहाँ, किसके थ्रू आएगा, बैंक्स के थ्रू आएगा, तो फिर बैंकिंग सर्विसेज भी हमको चाहिए, फिर ट्रेडर भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को बेचना भी तो है। तो अभी देख लीजिए ये टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होते हैं उन दोनों को ये सपोर्ट करता है, ठीक है, उनको हेल्प करता है। जैसे उसको उसमें सर्विसेज देता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का काम करेगा, बैंकिंग है, ट्रेडर्स चाहिए, तो इसको हम क्या कह देते हैं, सर्विस सेक्टर। ऑब्वियसली जब ट्रांसपोर्ट के लिए जाएगा तो ड्राइवर भी लगेगा, क्लीनर भी लगेगा, और फैक्ट्री में शुगर केन उतारना, वैसे तो आजकल मशीन से फिर काफ़ी सारा भारी वाला काम जो होता है इन लोग के हाथ में भी आ जाता है। तो ये क्या देने का काम करता है टर्शियरी सेक्टर, ये कुछ डायरेक्ट कुछ इसका मतलब नहीं है किसी भी प्रोडक्ट से, इसका काम है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करना है, सपोर्ट करना है, उसको सर्विस देना, उसे क्या कह देते हैं, सर्विस सेक्टर। अब मान लीजिए बैंक्स हमने खोल दिए, ठीक है, अब बैंक्स में हमने एम्प्लॉयज़ भी रखे, ठीक है, कितने सारे एम्प्लॉयज़ उसमें आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले में भी मैंने आपको बताया, वो लोग सारे, एक तो रीगर टाइप के सामान भारी उठाने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ठीक है, ट्रेडर्स को भी काम मिल गया। तो प्राइमरी सेक्टर में पहला फ़र्क क्या आपने देखा, प्राइमरी सेक्टर में डायरेक्टली कैसी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे फार्मिंग है आपका, और डेयरी प्रोडक्ट्स है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ गया, हमने जो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोड्यूस लिया हमने उसको कन्वर्ट करा, हमने उसको चेंज कर दिया दूसरे फॉर्म में, जैसे मैंने आपको अभी केचप का एग्जाम्पल दिया, गुड़ का एग्जाम्पल दिया, या ब्रेड का एग्जाम्पल दिया, कि हमने इंडस्ट्री में ले जाके उसको मशीनरी के थ्रू हमने कन्वर्ट कर दिया उसके फॉर्म को। अब तीसरा हमने आपको बताया टर्शियरी सेक्टर, इसको हम दूसरा कहते हैं सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो ये गुड्स वगैरह से कुछ डील कर नहीं रहा दोनों सेक्टर्स से, पर ये दोनों सेक्टर्स को हेल्प करता है और सपोर्ट करता है। इसमें आ गए आपके बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडर्स, ठीक है। तो अभी ये तीन सेक्टर्स जो हैं ये तीनों की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। और ये जो है पर तीनों सेक्टर्स, एक चीज़ है, सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, पर तीनों सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, सब डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए सर्विस सेक्टर नहीं होगा तो फिर कैसे उसका प्रोड्यूस जाएगा और कैसे सब करेगा, तो तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हो जाती हैं, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो अभी आपने देखा कितनी सारी हमारे पास प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं इन तीनों सेक्टर में, और बहुत सारे लोगों को इसमें जॉब्स भी मिले हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं इन सेक्टर में, ताकि लोगों तक सारा प्रोड्यूस या प्रोडक्ट्स पहुंच सके, ठीक है। तो इससे आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट भी मिला और हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, ठीक है, हम उससे कमाएंगे भी तो, है कि नहीं। इसके बाद आ जाइए, अब हम इनको काउंट कैसे करते हैं, वेज टू काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है अब हम अपनी इकोनॉमी कैसे देखेंगे। कहते हैं ना जीडीपी हमारी कंट्री की बढ़ रही है, अब कम हो गई, ऐसा हो गया। तो जीडीपी है क्या, जी फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये कैसे हम निकालते हैं। अब आप कहेंगे इतना बड़ा कंट्री है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी सर्विसेज लोग देखते हैं, तो कैसे हम सबको काउंट कर पाएंगे। हाँ, इतने तरीके के जॉब्स हैं। तो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं, जो वैल्यू है गुड्स या सर्विस की उनको अलग अलग ना देखो। वो कह रहा है इन सबके नंबर्स को ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है अगर 10,000 kg ऑफ व्हीट सोल्ड करा 8 रुपीज़ में,
तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 80,000 आ गई। सपोज कीजिए 5,000 कोकोनट सोल्ड किए 10 रुपी पर पीस के हिसाब से, तो क्या हो गया, 50,000 आ गया। तो हमने उन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। तो वैल्यू दोनों गुड्स की हमने वैल्यू ऐड कर ली, और सर्विस भी उसमें ऐड है ना बेटा। जब कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी ट्रेडर उसको सेल करेगा, तो जो कोकोनट लाने में या वीट लाने में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, या जो मैन पावर या लेबर चार्जेस, वो सब तो ऐड करके लेगा ना कस्टमर से। वो ऐसा छोड़ थोड़ी देगा, वो कहेगा अरे भाई 80,000 की अगर वीट आ गई तो उसमें ट्रांसपोर्ट भी ऐड था, अगर बिल होके आता है, हाँ भाई इसमें ट्रांसपोर्ट भी है, लेबर चार्जेस भी है, तो सारी चीज़ें, और जो टैक्स होगा। तो कह रहा है कि इकोनॉमिस्ट हमें उन सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, उनके कॉस्ट को क्या करना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए, उनको कैलकुलेट करके ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उससे फाइनल वैल्यू निकल आती है कि कितना हमने प्रोड्यूस किया, और मतलब हमें फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर से कितना मिला, सेकेंडरी सेक्टर से हमने कितना कमाई कर लिया, और तीसरा सर्विस सेक्टर भी आ जाता है। तो इन सब की वैल्यूज़ को, तीनों को कह रहा है हम ऐड करके हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं, ठीक है। पर आजकल क्या हो गया है कि इम्पोर्टेंस जो है, पहले तो हम प्राइमरी सेक्टर को ही देते थे, क्योंकि सबकी लाइवलीहुड किस पे डिपेंडेंट थी, खेती पे ही थी, सब लोग खेती करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी इम्पोर्टेंस कम होती गई, और हम किस पे डिपेंडेंट हो गए, सेकेंडरी सेक्टर पे, क्योंकि मशीनरी आ गई, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सब चीज़ों की मशीन आ गई, तो हमने शिफ्ट कर लिया। अब हमने प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देना शुरू कर दिया, सेकेंडरी सेक्टर को। भाई आपने उगाया तो, पर हम तो प्रिजर्व कर रहे हैं ना आपके प्रोडक्ट को, प्रोड्यूस को। उसके बाद धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी आजकल जो कह देंगे तो टर्शियरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है, यानी कि सर्विस सेक्टर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सालों के साथ ये धीरे धीरे ऐसे इम्पोर्टेंस चेंज हुई है। तो कैसे इनिशियल स्टेज में हम क्या करते थे, पहले सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम लोग एग्रीकल्चर ही करते थे, पर धीरे धीरे जब मशीनरी आ गई और ग्रेजुअली जब डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद हम आ गए सेकेंडरी सेक्टर पे, और उसके बाद अभी 100 सालों से भी ज़्यादा से हम किसकी ओर शिफ्ट हो गए हैं, हम टर्शियरी सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है। तो ऐसे करके अभी मैंने आपको बोला, तो वैल्यू होगी गुड्स की या सर्विस की, जो भी हमने गुड्स पैदा किए खेती से या फार्मिंग से, या हमने फिशिंग करा या डेयरी प्रोडक्ट से, तो वो सारे प्रोडक्ट की जो हमने कॉस्ट निकाल लेंगे, और जो हमने सर्विस सेक्टर से भी कमाया, सर्विस सेक्टर से कमाया उसको भी ऐड कर लेंगे, और फिर हमने सेकेंडरी सेक्टर से भी जो कमाया, जो इंडस्ट्री में जो भी हमने प्रोड्यूस को चेंज करा, तो सबको टोटल ऐड कर लेंगे, सबकी वैल्यू। तो उससे क्या निकलती है, हमारी जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन निकलता है। तो वो होती क्या है जीडीपी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। इसमें गुड्स भी जो भी हमने अपने देश में उगाया है, प्रोडक्शन किया है, या जो सर्विसेज हमने दी है, इसमें जीडीपी के अंदर में सब आ जाता है टोटल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे हम टर्शियरी की ओर चेंज हुए, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कह रहा है कि अब आज ऐसा नहीं कह सकते, सर्विस सेक्टर भी जो है वो भी ग्रो कर रहा है इक्वली। ऐसा नहीं है कि खाली किसान ने उगाया, आज वाला सेक्टर भी इक्वली ग्रो कर गया है, ठीक है। क्योंकि सर्विस सेक्टर में भी क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, ठीक है। और उससे क्या हो गया, जो हम वहाँ पे वो जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी n नंबर ऑफ सर्विसेज हैं। और पर उस सर्विस सेक्टर में बेटा ये होता है कि जैसे अभी खेती करनी है तो कुछ स्किल सेट की, मतलब स्किल सेट तो चाहिए, पर उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए नहीं, किसान जाता है और अपने खेत में उगा लेता है, उसको जो भी नॉलेज है, ठीक है। अगर स्मॉल लेवल का फार्मर है, और जो बड़े फार्मर्स हैं वो तो मशीनरी का यूज़ करते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, उनकी लैंड भी ज़्यादा होती है। पर तो वो कह रहे हैं सर्विस सेक्टर में बहुत फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पर एक चीज़ उसमें चाहिए, वो किसको रखते हैं, हाईली स्किल्ड पीपल को, ठीक है, या एजुकेटेड वर्कर्स को रखते हैं।
क्यों? क्योंकि अभी देखिए सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं, अब डेटा कलेक्शन का भी काम है, तो अनस्किल्ड वर्कर या अनएजुकेटेड कर पाएगा क्या ऐसा वर्क? नहीं कर पाएगा। तो सर्विसेज तो बहुत हैं, पर वहाँ पे किन की ज़रूरत है? हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। जबकि ज़्यादातर लोग किस में काम कर रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लोग कहाँ पे एंगेज हैं? या तो वो छोटे स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, या कोई रिपेयर का काम करता है, कोई टेलरिंग काम करता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ऐसे लोगों की नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हाईली स्किल्ड पीपल चाहिए, इसीलिए ज़्यादातर लोग इस बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस में भी आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि अर्न तो करना ही है ना अपना लाइवलीहुड। तो और इतने सारे जॉब्स, हाईली स्किल्ड जॉब्स हैं, इतने सारे हैं भी नहीं, पहले तो इतना स्किल सेट नहीं है, और मान लीजिए स्किल सेट भी है तो इतने जॉब्स अवेलेबल भी नहीं हैं। तो इसीलिए बाकी ज़्यादातर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये बाकी बिजनेसेस में आना पड़ता है। ठीक है, तो कह रहे हैं नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, फिर बाकी लोग एम्प्लॉयड हैं कहाँ? जबकि हाईली स्किल्ड वर्कर्स तो थोड़े ही चाहिए, तो बाकी लोग कहाँ हैं? तो कह रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, बहुत सारे लोग हमारे देश के लगे हुए हैं, बहुत सारे, और जो है क्योंकि इनफ जॉब्स नहीं है वहाँ पे, तो उसमें लगे हुए। अब कैसा है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, फार्मर है, उसकी फैमिली में मान लीजिए 8 मेंबर्स हैं, तो वो सारे मेंबर्स एक छोटे से पीस ऑफ लैंड में खेती करने लग जाते हैं, और सबको लगता है हाँ हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, पर बेटा उसको ही कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उतने छोटे खेत के लिए 2 लोग काफ़ी हैं, पर वहाँ पे क्या है, पूरी फैमिली एक खेत में लगी हुई है, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और इतना आउटपुट भी नहीं फिर आ रहा है जितने लोग काम कर रहे हैं। तो अगर पीस ऑफ लैंड ज़्यादा हो तब तो ठीक है इतने मेंबर्स, तो इसी को कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, पर वो सारी फैमिली एक छोटे से ही फार्म में काम करती रहती है। तो अभी यही डेटा क्या बता रहा है कि 50% जो लोग हैं किस में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, जबकि वो जीडीपी में कितना सपोर्ट कर रहे हैं, खाली 1/4 ऑफ द जीडीपी, 25% जीडीपी का आ रहा है उससे। ठीक है, जबकि जो 50% से भी कम लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में है या सेकेंडरी सेक्टर में है, पर वो जीडीपी का कितना ला रहे हैं, 75% सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में जबकि 50% आधे लोग लगे हुए हैं, पर जीडीपी को कितना सपोर्ट हुआ है, 25%, और इधर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में 50% से भी कम लोग हैं, पर वो जीडीपी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, 3/4 मीन्स 75% सपोर्ट कर रहे हैं, 75% उनका है जीडीपी में, उनका कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खेती में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, जितने नहीं लगने चाहिए उतने लोग खेती का काम कर रहे हैं। भी हमने बोला ना, इसका मतलब वो लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, मतलब इतने लोगों की उतने से खेत में ज़रूरत नहीं है, बाकी लोग को दूसरा काम करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, वो 8 लोगों की जो पोटेंशियल है वो सारे लोग अपनी पोटेंशियल इसका मतलब लगा ही नहीं रहे, क्योंकि स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, 8 लोगों की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सब फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, सो अभी कह रहे हैं कि अब जो लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं, जिनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं, आखिर वो लोग क्या करते हैं? तो कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट देखो डैम्स बिल्ड करती है, रोड कंस्ट्रक्शंस करती है, हाईवेज बनते हैं, NHAI का नाम सुना है ना आपने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जब रोड्स वगैरह बनते हैं तब उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है। और एग्रीकल्चर में मान लो ऐसे लोगों का ज़्यादा काम नहीं, एक फैमिली, मैंने बोला कि 6 लोग एक्स्ट्रा उस फार्म में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को उस वक्त पे काम मिल जाता है। और जब कभी भी रूरल रोड्स भी बनती हैं गाँव में, तो ऐसे फार्मर्स को ही काम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, पर टाइम टू टाइम ऐसे उन लोग एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जनरेट करती है और उसमें वो काम करते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रहे हैं कि अब देखो ऐसे अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, तो इनके लिए भी हमें क्या करना है, ऐसे आइडेंटिफाई करना है ऐसे लोगों को, उनको प्रमोट करना है, और हमें कुछ लोकल इंडस्ट्रीज़ या सर्विसेज स्टार्ट करनी चाहिए। अब जैसे कोई फार्म है, टमाटो का फार्म है, ठीक है,
किसान खूब सारा लगा रहा है, अब उसके आसपास ही अगर कुछ एक छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन जाए तो कितने लोगों को, क्योंकि वो टमाटो मार्केट तक जाते जाते बहुत बार सड़ जाता है और फार्मर को भी वो कॉस्ट 2-3 रुपए ही मिल पाता है पर केजी के हिसाब से, उसको भी लॉस हो जाता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट कह रही है, ऐसे ही हमको आइडेंटिफाई करना है। अब उसके पास में ही अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा दी जाए जहाँ पे वो सारा प्रोड्यूस तुरंत फ्रेश का फ्रेश वो प्रिजर्व कर लिया जाए, तो उससे बाकी लोगों को जॉब्स भी मिल जाएगा उस रूरल एरिया में या सेमी रूरल एरिया में। तो गवर्नमेंट का कहना है ऐसे ऐसे लोग को हमें आइडेंटिफाई करना है, प्रमोट करना है और ऐसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमें वहाँ पे बनानी चाहिए, तो ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, और इसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं, अब सेमी रूरल एरिया आपका सेमी रूरल जो एरियाज़ हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्कूल्स और खोल सकते हैं जिसमें गांव के बच्चे भी स्कूल जा सकें। फिर क्या होगा, स्कूल में भी सब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बहुत सारे लोगों को, कुछ टीचिंग के लिए आएंगे, कुछ हेल्पिंग स्टाफ में आएंगे, या हमने वो सेमी रूरल एरिया में हमने एक छोटा हॉस्पिटल खोल दिया, उसमें भी स्टाफ की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इस तरीके से उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होगी, लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। जनरली क्या होता है, रूरल में इतनी अच्छी हेल्थ प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो कहते हैं कि इससे हेल्थ सिचुएशन भी लोगों को अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो अगर छोटा हॉस्पिटल भी खुल जाता है तो डॉक्टर्स आएंगे, नर्सेज आएंगी, हेल्थ वर्कर्स आएंगे, तो रूरल एरिया में भी सबकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई स्कूल खुलता है तो एजुकेशन भी सब बच्चों के लिए हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे भी जो स्टाफ की ज़रूरत होगी तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे कंट्री का, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि ये हमें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना है। क्यों काम करना है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करना पड़ता है और उनको रेगुलर वर्क अपने वर्कर्स को देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 15 दिन मंथ में काम दिया और 15 दिन काम नहीं है, ऐसा नहीं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या करना पड़ता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको उन्हें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए फैक्ट्रीज एक्ट हैं जिसमें मिनिमम वेज भी फिक्स्ड है कि कम से कम एक लेबर को पूरे दिन में आप कितना देंगे, स्किल्ड है तो आप कितना देंगे, अनस्किल्ड है तो आप कितना देंगे, हैवी वर्क के लिए आप उस लेबर को कितना देंगे। तो इन सब के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ फिर वर्कर्स के हेल्थ बेनिफिट्स की बात होती है, उनको पेड लीव्स मिलती हैं, उनको सिक लीव्स मिलती हैं, या जो हॉलीडेज़ होती हैं गैजेटेड होती हैं हॉलीडेज़, पीएफ होता है, पेंशन्स होती हैं, मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में मिलती हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं और उसमें उनको रेगुलर वर्क भी दिया जाता है और रेगुलर सैलरीज होती हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पर जनरली वो फॉलो नहीं करते। अभी मान लीजिए कोई कोचिंग क्लास है, खोल दिया कोचिंग क्लास, उसके बाद टीचर्स आ रहे हैं, 3 महीने ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम है, उनसे पढ़वा लिया, सैलरी दिया नहीं दिया, ना कोई उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर रहता है, ना कुछ रहता है, और ना वो सैलरी के लिए क्लेम कर, क्योंकि कहीं सिग्नेचर्स हैं ही नहीं कि टीचर आके सिग्नेचर करे और आई थी कि नहीं आई थी, और कैमराज हैं तो वो रिकॉर्ड वो अपने पास ही रखते हैं। तो ये क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें रूल्स तो हैं गवर्नमेंट की तरफ से पर वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, एंड जॉब्स ऐसी यहाँ पे कैसी होती है, लो पेड जॉब्स होती हैं और रेगुलर इनकम भी नहीं होती है, और यहाँ पे कोई लीव्स का, सिक लीव का, पीएफ, पेंशन, हॉलीडेज, कुछ भी फैसिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे सेक्टर्स को क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के सेक्टर्स हो गए, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहाँ पे कोई भी रूल्स फॉलो कोई नहीं करे जाते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर
अब जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, रूरल में, तो वो क्या हैं, जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। अभी वो बेचारे के पास ज़मीन नहीं है किसान के पास, तो दूसरे के उसमें खेती करने चला जाता है, पर क्या यील्ड आएगी, जो प्रोड्यूस होएगा तो क्या उसमें से उसको शेयर मिलेगा? नहीं, वो उसको पर डे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से सैलरी दे देता है। तो ये स्मॉल फार्मर्स उसमें चले जाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को रूरल एरिया में, ऐसे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ऐसे आर्टिसंस हैं, कलाकार हैं, उन सबको भी जो है हमें हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रूरल हाउस होल्ड्स को भी जो है फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। कैसे? अब बेचारे के पास खेत है, ज़रा सी ज़मीन है, अब उसमें करे क्या, कर तो रहा है, अब उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, हमें गुड्स देने चाहिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स, जैसे हमें सीड्स उसको टाइम से दे देना चाहिए। अभी हम बेचारे उस छोटे से किसान को कहाँ परेशान करें, सीड्स की उसको ज़रूरत है, सीड्स दे दें। हम उसके जो भी उसने प्रोड्यूस किया है उसको ख़रीद लें, उसके प्रोडक्ट को हमने ख़रीद लिया, हम उसको देखें, इंश्योर करें कि उसको फर्टिलाइज़र मिल रहा है कि नहीं, या मान लीजिए उसकी खेत में जो वीट की जो फसल है आ गई है, अब उसको मशीनरी चाहिए होता है ना सफाई करने के लिए गेहूं को, तो उसको मशीनरी टाइम से प्रोड्यूस हो जाए। या तो फिर कभी कभी उनको बेचारे के पास पैसा नहीं होता है, तो उनको क्रेडिट पे पैसा कुछ मिल जाए या थोड़ा लोन मिल जाए। या और मान लीजिए उनकी गेहूं तैयार हो गई, अब उनके पास स्टोरेज तो है नहीं, गरीब किसान है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो क्या उसके पास स्टोरेज नहीं है, तो उसको कुछ जहाँ पे वेयर हाउसेज हैं, जहाँ पे भी स्टोरेज गेहूं वगैरह का रखते हैं, वहाँ उसको थोड़ा सा दे दिया जाए प्लेस, ताकि वो भी अपने प्रोड्यूस को सेफली रख सके। तो कह रहे हैं कि मार्जिनल फार्मर्स के लिए कम से कम हमें इतना सपोर्ट तो कर देना चाहिए, ताकि वो भी अपने लाइवलीहुड अर्न कर सके और अच्छे से वो भी रह सके। ठीक है, तो अब अर्बन एरियाज़ में, अब शहरी इलाकों में क्या हो जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे कौन करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी, वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जिनको कुछ घंटे के लिए बुला लिया, या एक दिन बुलाया, दूसरे दिन जब ज़रूरत लगेगी तब बुलाएंगे, तो वो कैजुअल वर्कर्स हो गए, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, या तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उसमें कुछ काम करने लगते हैं, या आपने देखा है स्ट्रीट वेंडर्स, सड़क पे कुछ लोग ऐसे ही अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं ना, रोड पे रेडी वाले जिसे हम कहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, वो, या तो फिर हैवी लोड उठाने वाले वर्कर्स होते हैं, या रैक पिकर्स, कचरों में से बिन के फिर वो लोग दूसरा काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से अर्बन एरियाज़ में जो आपका ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारे काम करते हैं। क्या क्या बताया मैंने, कैजुअल वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे रहेंगे, ट्रांसपोर्ट में रहेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स रहेंगे, हाँ, और लोड वर्कर्स रहेंगे, रैक पिकर्स, ये सब अर्बन में रहते हैं। ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या होता है, गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ताकि उनको रॉ मटेरियल मिल जाए, उनकी मार्केटिंग भी हो जाए। क्योंकि देखिए बेटा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में तो वो ऑलरेडी केपेबल है, वो खुद ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो केपेबल है कि वो अपना रॉ मटेरियल भी मंगा लेगा, अपना प्रोडक्ट बेच भी लेगा, उसके पास इतनी बड़ी टीम होती है स्किल्ड वर्कर्स की, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो इनको गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको रॉ मटेरियल भी चाहिए, फिर इनको मार्केटिंग भी चाहिए, है, ठीक है, और इनको सभी चीज़ों की ज़रूरत है। और देना भी, सपोर्ट देना क्यों चाहिए हमको, ताकि ये इंडस्ट्री भी ग्रो कर सके, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिला भी हुआ है, और अगर इसको सपोर्ट मिलता है तो आगे बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद अर्बन एरियाज़ में कह रहा है ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हमें देखना चाहिए, और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि कहीं जो है ये एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहे हैं वर्कर्स का, क्योंकि हमने बोला नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, रूल्स रेगुलेशंस हैं पर फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो कई बार ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। और कौन कर देता है, रिच लैंडलॉर्ड्स कर देते हैं, या फैक्ट्री ओनर्स, वो कह देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, रूल्स हैं पर कौन मानता है, और उनको कौन क्या करने आएगा, तो वो लोग फिर कभी कभी ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को, अर्बन एरियाज़ में इन सब चीज़ों पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है, अभी मैंने आपको पहले बताया था सबसे पहले कि कितने सेक्टर्स हो गए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर बताया था। फिर मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब आ जाइए
तीसरे टाइप में इसमें क्या होता है, ओनरशिप के हिसाब से। तो ये तो हमने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी ना पहले। अब हम यहाँ ओनरशिप के हिसाब से सेक्टर्स दो हो गए, एक हो गया पब्लिक सेक्टर और दूसरा क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जो एसेट्स होते हैं या जो सारी सर्विसेज होती हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है, ये गवर्नमेंट ओन रहते हैं पब्लिक सेक्टर में। गवर्नमेंट, जैसे हमारा इंडियन रेलवेज़ है, तो सब टिकट्स बुक करना और ये करना, और जो जर्नी कर रहे हैं पैसेंजर्स उनको खाना प्रोवाइड करना, उनके लिए बेड रोल्स का इंतज़ाम करना, या जो भी है सब चीज़ें, सारी सर्विसेज उसमें एडेड रहती हैं। तो वो क्या हो जाता है, पब्लिक सेक्टर, जिसको गवर्नमेंट ओन करती है उसके सारे एसेट्स। और इसका काम क्या होता है, ये ज़्यादा बेनिफिट के लिए नहीं होता कि वो पर्सनल बेनिफिट। सरकार किस लिए गवर्नमेंट करती है, ताकि पब्लिक के मतलब पब्लिक को जर्नी में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ये होती किस लिए है पब्लिक सेक्टर वाली, ये होती है सोशल, इनका एम होता है सोशल वेलफेयर, समाज के लोगों को। देखा है कभी कभी एजिड लोगों के लिए टिकट्स कंसेशन में देने लगते हैं, तो ये इनका मेन काम होता है, इनका गोल होता है इंडस्ट्री का सोशल वेलफेयर, ताकि सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल सके। और इन इंडस्ट्री में भी देखते हैं कि वर्कर्स को सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं कि नहीं, इनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही सब मिलता है वर्कर्स को। जबकि प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप के हिसाब से मैं बता रही हूँ, सारे एसेट्स, सब सर्विसेज किसके हाथ में रहती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में रहती है। इसमें सारी ताकत, सब एसेट्स भी उसी के होते हैं। जैसे अभी हम टाटा का आपने नाम सुना होगा, कितने सारे बिजनेसेस हैं टाटा के, सॉल्ट से लेके चाय से लेके सब, तो सारे एसेट्स, सब मशीनरी, सब उसका होल्ड किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के हाथ में होता है। या हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का दे दें तो वो भी प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि सारा होल्ड उनके हाथ में है और वो सारे एसेट्स उनके ही हैं। तो ठीक है, और इनका मोटिव क्या होता है, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। जबकि जो पब्लिक सेक्टर होता है उनका मोटिव हमने क्या बताया, उसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो अभी आपने देख लिया कि कैसे सेक्टर्स के हिसाब से डिवाइड हो गए हमारा, और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया, और तीसरा जो हो गया आपका पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हो गया। और जीडीपी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। बेटा स्टूडेंट्स, अब आप इस लेसन को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत इजी करके समझाया। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मैसेज में डालिए और मैं आपको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that they can also prepare for the exams. Thank you, students.